अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? खैरियत है स्टूडेंट्स? जैसा कि आप जानते हैं हम लोग 10th मैथ जो न्यू बुक है 2026 वाली उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। आज के हम लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज 6.3 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, ये वेक्टर वाला जो चैप्टर है इजी है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो जितना चैप्टर 5 मुश्किल था उतना चैप्टर 6 इजी है आपके लिए। अब ये वाली जो एक्सरसाइज है इसके अंदर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट उसने दिया है ट्रांसलेशन का। ठीक है, जैसे आप लोग वेक्टर के अंदर पिछली एक्सरसाइज के अंदर आप वेक्टर को ऐड करते रहें, सब्ट्रैक्ट करते रहें, स्केलर मल्टीप्लिकेशन करते रहें, सिर्फ उसी तरह का ही काम है। काम कोई लंबा चौड़ा मुश्किल नहीं है। जस्ट उन्होंने एक नया यहाँ पे प्रोजेक्ट बताया है कि हाउ इज़ द ट्रांसलेशन ऑफ अ वेक्टर। वेक्टर की ट्रांसलेशन कैसे होती है। अब वेक्टर की ट्रांसलेशन के बारे में ये एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा है, इसको मैं पहले समझाता हूँ कि इसका क्वेश्चन का मतलब क्या है, ट्रांसलेशन होती क्या है। जैसे आपको पता है एक पॉइंट 3 डायमेंशनल में आई जे के हमने तीन उसके कोऑर्डिनेट ले लिए। आई स्टैंड फॉर एक्स एक्सेस, जे स्टैंड फॉर वाई एक्सेस और के स्टैंड फॉर जी एक्सेस। तीनों एक्सेस के अकॉर्डिंग 3 डायमेंशनल में एक हमने पॉइंट ले लिया। ठीक है, अब उसी पॉइंट को उठा के मैं कहीं और ड्रा करना चाहता हूँ। ठीक है, अब जब मैं उसे कहीं और ड्रा करना चाहता हूँ तो वो एज इट इज़ पॉइंट जाएगा किसी और जगह पे। ये चीज़ यूज़ होती है जो आपकी 3D एनिमेशन होती है ना, ये उसके अंदर चीज़ यूज़ होती है। अब वो हमने जस्ट इस यहाँ पे बेसिक लेवल में हमने सीखना है कि ट्रांसलेशन कैसे हो रही है। एक पॉइंट वो एज इट इज़ उठ के दूसरी जगह पे कैसे जा रहा है। ठीक है, तो वेक्टर के अंदर ये चीज़ यूज़ हो रही है। अभी मैं आपके सामने इसको स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 को। तो क्वेश्चन को मैं रीड करता हूँ, लेकिन क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको रिमाइंड करवा दूँ स्टूडेंट, अगर आपको मेरा टीचिंग मेथड अच्छा लगे तो आपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है और ये जो बेल आइकन है इसको प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे, और दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलना। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। मैं रीड कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1 को। प्लॉट ए -5 4, B -6 1 and C -3 1 to form a triangle ABC. Also translate triangle ABC to triangle A dot A dash B dash C dash by translation vector 8i -6 j। अब पहले तो ये देखें कि इन सब में माइनस 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 है, तो कौन सा ये क्वाड्रेंट बन गया जी? तो ये सेकंड क्वाड्रेंट बनता है। अब सेकंड क्वाड्रेंट में एक ट्राइंगल है, वो हमने उसका ग्राफ बनाना है, उसके अलावा उसको हमने ट्रांसलेशन देनी है। इनके वेक्टर लिखते हैं। अब वेक्टर ए है, ए मेरे पास है -5i + 4j। अब इसकी ट्रांसलेशन लेनी है ए डैश, वो बन जाएगा -5i + 4j। आगे ये लिखेंगे +8i - 6j। तो ए डैश बन जाएगा 8 में से 5 गए 3i एंड 6 में से 4 गए -2j। अब ये मैंने बना दिया ए डैश। उसके आगे मैं लिखूंगा बी। बी मैं इसको वेक्टर की शेप दूंगा -6i + j। तो अब मैं लिखूंगा बी डैश, तो बी डैश मेरे पास हो जाएगा -6i + j। आगे लिखेंगे +8i - 6j। तो उसी तरह से ये बन गया 2i - 5j। ये बन गया बी डैश। इसी तरह से मेरे पास है सी, वेक्टर की शेप देते हैं -3i + j। अब सी डैश लिखना है -3i + j + 8i - 6j। तो ये बन गया जी 5i - 5
जे, ये मेरे पास सी डैश बन गया। अब देखें ए डैश 3 और -2 बन गया। अब इसको मैं लिखता हूँ उसके जो जिस तरह के ये ऑर्डर पेयर की शेप में, तो इसको मैं लिखूँगा 3 - 2। अब इसको मैं लिखूँगा 2 - 5, और इसी को मैं लिखूँगा 5 - 5। ठीक है जी। अब ये मेरे पास लिखे गए नए पॉइंट आ गए मेरे पास, ये तीनों, इन तीनों नए पॉइंट से हमने एक नई ट्रायंगल बनानी है। तो ग्राफ जो है मैं आपको ग्राफ पेपर पे बना के दिखाता हूँ कि कैसे इसका ग्राफ बनना है। ग्राफ आपके सामने है। सबसे पहले हमने x और y कोऑर्डिनेट्स को लेना है और उनकी नंबरिंग हमने कर लेनी है। उसके बाद हमने A, B, C जो पॉइंट हैं इन तीनों को हमने ड्रॉ करना है। अब इन तीनों पॉइंट्स A, B, C को हम मिला देंगे तो एक ट्रायंगल बन जाएगी। अब इसी तरह से A डैश, B डैश, C डैश, इन तीन पॉइंट्स को लेना है, इन तीनों को मिला देंगे तो एक ट्रायंगल बन जाएगी। अब रह गया मसला उसकी जो है वो ट्रांसलेशन देने का। A से A डैश पॉइंट तक हमने डॉटेड लाइन लगानी है और एक एरो लगा देना है, ये उसकी ट्रांसलेशन को शो करेगा। इसी तरह से B से B डैश तक एक डॉटेड लाइन लगा के एरो लगा दें, और इसी तरह C से C डैश तक, और ये इस वेक्टर की ट्रांसलेशन हो गई। तो ये आपके सामने ग्राफ है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। ABCD गिवन है। यहाँ पे ट्रायंगल थी और यहाँ पे रेक्टेंगल है। तो अब इस रेक्टेंगल से हमने इसको ट्रांसलेशन वेक्टर देना है और एक नई रेक्टेंगल बनानी है। ठीक है जी। आपको पता है 4 साइडों वाली रेक्टेंगल होती है। अब इसको ट्रांसलेशन देते हैं। मैं उसी तरह से A वेक्टर लिखता हूँ। पहले इसका वेक्टर बना लें। A = -6i - 2j। A डैश -6i + 2j + 9i + 7j। अब ये बन गया जी, 9 में से 6 गया 3i 7 + 2 11j जी। आगे मैं B लिखूँगा। B मेरे पास है -6i - 5j। अब मैं इसको B डैश करूँगा तो ये बन गया -6i - 5j + 9i + 7j। हाँ जी, ये बन गया 3i + 2j। C मेरे पास है -3i - 5j। तो C डैश मैंने लिखा -3i - 5j + 9i + 7j जी। 9 में से 3 गए 6i + 2j। इसी तरह से D है मेरे पास -3i - 2j। D डैश लिखना है -3i - 2j, आगे ट्रांसलेशन वेक्टर + 9i + 7j जी। तो ये बन गया 6i + 5j। ये मेरे पास क्या बन गया, D डैश। अब सबको मैं इधर ही आगे इसके पॉइंट निकाल लेता हूँ। तो ये बन गया 3 11, ये बन गया जी 3 2, हाँ जी, ये बन गया 6 2, और ये 6 5। अब मेरे पास नए 3 पॉइंट हो गए। पहले इन पुराने 3 पॉइंट से एक रेक्टेंगल बनाऊंगा मैं, फिर इन नए 4 पॉइंट से, 3 नहीं 4, ABCD। तो फिर बाद में पुराने जो 4 पॉइंट हैं उनसे एक रेक्टेंगल बनेगी और वो उसका क्या हो जाएगा, ट्रांसलेशन हो जाएगी। तो अभी इसको आपको मैं ग्राफ बना के दिखाता हूँ।
अगेन उसी तरह से एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस लेने के बाद ए बी सी डी पॉइंट ड्रा करने हैं और उसी तरह से ए डैश बी डैश सी डैश और डी डैश पॉइंट ड्रा करने हैं और आपने उसके बाद उसकी जो है वो ट्रांसलेशन वेक्टर एरो की मदद से शो कर देना है। क्वेश्चन 3 में हमारे पास काइट है, ठीक है जी। अब काइट की ट्रांसलेशन उसने दे दी, ट्रांसलेशन लगाकर आप 4 नए पॉइंट्स बना सकते हैं। नए पॉइंट के बाद अभी मैं आपको जो है ना इसका ग्राफ बना के देता हूँ और उसकी ट्रांसलेशन करके देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, ए बी और डी गिवन है पैरेललोग्राम में। अब सी मिसिंग है, सी को मैंने मान लिया एक्स और वाई। अब वो कहता है कि सी के जो कोऑर्डिनेट है उनको फाइंड करो। हमारे पास उसने क्वेश्चन में क्या दिया है, पैरेललोग्राम दिया है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं जी। पहले मैं इसको सॉल्यूशन लिखता हूँ और एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। चलें जी, अब इसको मैं यहाँ पे ए ले लेता हूँ, यहाँ पे बी ले लेता हूँ, यहाँ पे सी और यहाँ पे डी। ए मेरे पास था 1 2 और इसी तरह से बी था 6 3 बी। ये सी मेरे पास है एक्स वाई और डी मेरे पास है 2 8। अब मैंने ये फाइंड करना है। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, आमने सामने वाली साइडें आपस में बराबर होती। मैं क्या मान लूँगा, इन पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, डबल लाइनें सीधी लगा के आगे लिख देता हूँ ग्राम। ये हो गया पैरेललोग्राम। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा ए बी विच इज इक्वल टू सी डी, ठीक है। ए बी सी डी के इक्वल होगा। अभी मैं लेता हूँ ए बी, तो ए बी मेरे पास है ओ बी माइनस ओ ए। मैं पहले ही इसके बारे में फार्मूले के बारे में जानता हूँ क्योंकि मैं पिछली एक्सरसाइज में इस फार्मूले के बारे में पढ़ चुका हूँ। अब ये लिखूँगा 6 3 माइनस 1 2। हाँ जी, तो ये लिखा 6 माइनस 1 कॉमा 3 माइनस 2। लें जी, अब ये बन गया 5 कॉमा 1। ये मेरे पास बन गया 5 कॉमा 1। इसी तरह से यहाँ पे मैं सी डी लेता हूँ, तो सी डी होगा ओ डी माइनस ओ सी। ओ डी मेरे पास है 2 8 और ये है मेरे पास एक्स वाई, तो ये हो जाएगा 2 माइनस एक्स कॉमा 8 माइनस वाई। अब चूंकि ए बी और सी डी इक्वल है तो इन दोनों को मैं आपस में इक्वेट करूंगा, इक्वल करूंगा। यहाँ पे लिखूंगा ए बी इज इक्वल टू सी डी, तो ए बी मेरे पास था 5 कॉमा 1 विच इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स कॉमा 8 माइनस वाई। लें जी, ये ऑर्डर पेयर एक मेरे पास है और एक ये ऑर्डर पेयर मेरे पास है। ये 5 इसके इक्वल कर देते हैं, 1 इसके इक्वल कर देते हैं। तो यहाँ पे इसको सोल्व करता हूँ, तो मैं लिखूँगा 5 इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स, लाइन लगा लेते हैं। लिखूँगा 1 इज इक्वल टू 8 माइनस वाई। ये माइनस में इधर आके प्लस में हो जाएगा, लिखा जाएगा x इज इक्वल टू 2 माइनस 5। ये इधर जाके माइनस में हो गया, x इज इक्वल टू माइनस 3। इसी तरह से y इज इक्वल टू 8 माइनस 1, y इज इक्वल टू 7। लें जी, जो रिक्वायर्ड मेरे पास पॉइंट्स थे वो मेरे पास आ गए। अब मैं लिख सकता हूँ c माइनस 3 7। सी मेरे पास क्या है, माइनस 3 और 7। अब नेक्स्ट मैं निकालता हूँ डी सी।
डी सी इज इक्वल टू ओ सी माइनस ओ डी। अब ओ सी मेरे पास है x कॉमा वाई और ओ डी मेरे पास है 2,8, यानी कि ए बी लिया है तो यहाँ पे डी सी लूँगा, सी डी नहीं लूँगा, ठीक है, ये वो गलत हो जाएगा। अब लिखेंगे x माइनस 2 कॉमा वाई माइनस 8, ठीक है। अब इन दोनों को इक्वेट करना है। यहाँ पे है ए बी इज इक्वल टू डी सी। अब ए बी यहाँ पे भी चेंज करना है, ये मैंने गलत लिखा है, ये डी सी लिखना है। अब डी सी, अब ए बी कितना था 5,1। अब डी सी मेरे पास है x माइनस 2 कॉमा वाई माइनस 8। ये ऑर्डर पेयर की शेप में हो गए। अब इनको इक्वेट कर लेते हैं। 5x माइनस 2 के इक्वल 1y माइनस 8 के इक्वल। लाइन लगाते हैं जी, लिखेंगे x माइनस 2 इज इक्वल टू 5, y माइनस 8 इज इक्वल टू 1। तो x इज इक्वल टू 5 प्लस 2, x इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू 1 प्लस 8, y इज इक्वल टू 9 जी। तो मेरे पास c आ गया 7,9। ले जी, c मेरे पास जो मैंने कैलकुलेट करना था वो मैंने कैलकुलेट कर लिया। 5 में रीड कर रहा हूँ, इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी। एक पैरेललोग्राम है हमारे पास ए बी सी डी, द वेक्टर रिप्रेजेंटिंग टू ऑपोजिट साइड ए बी एंड डी सी, ठीक है। ए बी और डी सी उसने खुद ही बता दिया। शो दैट द ऑपोजिट साइड आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड पैरेलल। वो कह रहा है कि वो ये जो दोनों साइडें ए बी और डी सी वो इक्वल है मैग्नीट्यूड में। अब हमने क्या फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड। जब हम मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे उसके बाद हमने बताना है कि ये पैरेलल भी हैं। ये दोनों काम हम ऑलरेडी एक्सरसाइज 6.2 में कर चुके हैं, तो अभी यहाँ पे करते हैं जी। तो ए बी मेरे पास है, ए बी इज इक्वल टू 6i प्लस 2j और डी सी मेरे पास है माइनस 6i माइनस 2j। अब ए बी की मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। ए बी की मैग्नीट्यूड आ गई 6 स्क्वायर, यहाँ पे लाइन भी लगा दें, ठीक है। 6 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, लें जी, ये हो गया 36 प्लस 4 और ये बन गया 40। इतना ही रहने दें। अब डी सी फाइंड कर लेते हैं। तो डी सी की मैग्नीट्यूड आ गई जी -6 होल स्क्वायर प्लस -2 होल स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट, ये भी बन गया 36 और 4 आपको पता है माइनस ख़त्म हो जाती है स्क्वायर लेने से और ये बन गया 40। इसका प्रूफ भी मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि माइनस कैसे ख़त्म होती है। हाँ जी, ए बी इसकी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू है डी सी की मैग्नीट्यूड। अब ये ए बी और डी सी आपस में अगर मैग्नीट्यूड इक्वल है तो एक पॉइंट तो हो गया, दूसरा पॉइंट पैरेलल वाला। तो पैरेलल अभी हम प्रूव कर लेते हैं। ए बी मेरे पास ये है, अब डी सी को लेता हूँ मैं, डी सी पहले ले लेता हूँ। डी सी -6i माइनस 2j, माइनस कॉमन लेते हैं तो बन जाएगा 6i प्लस 2j, तो विच इज इक्वल टू ए बी, क्योंकि ए बी यही था। अब डी सी ये है, ए डी सी और ए बी में रिलेशन बन रहा है, वो आपस में इक्वल निकले हैं, जस्ट उसमें माइनस का डिफरेंस है। इसका मतलब यह है कि पैरेलल है, पैरेलल बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ये पैरेलल तो है लेकिन साथ इसकी डायरेक्शन क्या है, वो ऑपोजिट है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके सामने रीड करता हूँ। पॉइंट ए बी सी गिवन है, ये एक ट्राइंगल के पॉइंट है। चेक वेदर ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोस्केलन बाय यूजिंग वेक्टर मैग्नीट्यूड।
अब वो ये कह रहा है कि आपके पास एक ट्रायंगल गिवन है, बताओ वो आइसोस्केलन है या नहीं है। आइसोस्केलन का क्या डेफिनेशन होती है? आइसोस्केलन ऐसी डेफिनेशन, ऐसी ट्रायंगल को कहते हैं जिसकी दो साइड्स आपस में इक्वल हो। ट्रायंगल की तीन टाइप्स होती हैं बाई साइड: स्केलन जिसकी कोई साइड आपस में इक्वल ना हो, आइसोस्केलन जिसकी दो साइडें आपस में इक्वल हो, और इक्विलेटरल जिसकी तीनों साइडें आपस में इक्वल हो। ये मैंने आपको 7 टाइप से भी बता दी। अब मैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करता हूँ। 6 हमारे पास ट्रायंगल वाला आ गया। अब इसके मैं लिखता हूँ क्वाड्रेंट। ए मेरे पास है 1 2, बी है 4 6, सी मेरे पास है 7 2। अब इनसे मैं ट्रायंगल बनाता हूँ। ट्रायंगल बनाते हैं जी। मैं इसको ले लेता हूँ ए, और इसको बी, और इसको ले लेता हूँ सी। ए बी मेरे पास है 1 2, और ए मेरे पास 1 2 है, बी मेरे पास है 4 6, और सी है 7 2। अब हमने क्या करना है, पहले मैं ए बी फाइंड कर लेता हूँ, फिर बी सी फाइंड कर लेता हूँ, फिर सी ए फाइंड कर लेता हूँ, देन उनकी मैग्नीट्यूड फाइंड करूँगा। बात समझ गए जी? हमने क्या करना है, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन हो जाएगा लेकिन ये मुश्किल नहीं है। पहले ए बी लेते हैं जी। ए बी मैंने लिया तो ये बन गया ओ बी माइनस ओ ए। ओ बी है 4 6 माइनस ओ ए है मेरे पास 1 2। तो ये बन गया 4 - 1 3 6 - 2 4। ये बन गया ए बी। अब मेरे पास है बी सी। बी सी में लूँगा ओ सी माइनस ओ बी। ओ सी है 7 2 माइनस ओ बी है मेरे पास 4 6। तो ये बन गया 7 - 4 3 2 - 6 -4 जी। तो एक ये पॉइंट बन गया। अब देखें, अब बी सी लिया है ना, तो अब ए सी लूँगा। जिस डायरेक्शन में ये लिया है उसी डायरेक्शन में ये लेना है, तो मैं लूँगा ए सी। ए सी इज इक्वल टू ओ सी माइनस ओ ए। ओ सी मेरे पास है 7 2 माइनस 1 2। ये बन गया 7 - 1 6 2 - 2 0। लें जी, क्वेश्चन तो आपको इधर ही समझ आ गई होगी। ये वाला पॉइंट और ये वाला इक्वल है, यहाँ पे माइनस का फ़र्क है। जब मैग्नीट्यूड लेते हैं तो माइनस तो रहती नहीं है, वो प्लस हो जाती है। अब हम साथ मैग्नीट्यूड भी ले ही लेते हैं। देखें जी, ए बी की मैग्नीट्यूड, ए बी की मैग्नीट्यूड ये हो गया 3 स्केयर प्लस 4 स्केयर विच इज इक्वल टू 3 3 9 प्लस 16। ये बन गया जी 25, और ये बन गया 5। इसी तरह से अब मैंने लेनी है मैग्नीट्यूड बी सी की। मैग्नीट्यूड ली तो ये बन गया 3 स्केयर प्लस माइनस 4 स्केयर, बात तो वही है। 9 प्लस 16, हाँ जी 25, और ये बन गया 5। अब लेते हैं ए सी। तो ए सी ये है 6 का स्केयर प्लस 0 का स्केयर, तो ये तो 6 ही बन गया। अब ये बना 5 5 6। इसका मतलब क्या है, दो साइड्स आपस में इक्वल निकल आई, तीसरी इक्वल नहीं है। तो बाय डेफिनेशन यही है कि आइसोस्केलन ट्रायंगल ही ऐसी ट्रायंगल होती है जिसकी दो साइड्स इक्वल है। This is isosceles triangle because two sides
हाँ बिकॉज मैग्नीट्यूड, यहाँ पे बात लिखे मैग्नीट्यूड की, हमने क्योंकि मैग्नीट्यूड फाइंड किया, मैग्नीट्यूड ऑफ टू साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ये बात एंड पे आपने लाजमी लिखनी है। तो नंबर 7 में एक पैरेललोग्राम के पॉइंट्स दिए गए P Q R S। अब वो कहता है शो दैट दिस इज पैरेललोग्राम। तो बाय वेक्टर हम इसको कैलकुलेट करेंगे कि ये पैरेललोग्राम है या नहीं है। तो कैसे करते हैं ये देखें। हम सबसे पहले लेते हैं P Q, लें जी P Q लिया, P Q विच इज इक्वल टू ओ क्यू माइनस ओ पी। तो ओ क्यू क्या है मेरे पास 5,2 माइनस 1,2। तो ये हो गया 5 माइनस 1 4, 2 माइनस 2 0। अब इसी तरह देखो पी क्यू लिया है तो एस आर लेना है, एस आर इसको मैं 1 कहता हूँ। एस आर ओ आर माइनस ओ एस। ओ आर कितना है 7,6 माइनस ओ एस कितना है 3,6। लें जी तो ये बन गया 4,0। इसको मैं कहता हूँ 2। अब मैं यहाँ पे लाइन लगा देता हूँ। अब मैं लिखता हूँ क्यू आर, मैं लिखता हूँ क्यू आर। क्यू आर क्या है ओ आर माइनस ओ क्यू। ओ आर 7,6 माइनस 5,2। हाँ जी 5 माइनस 7 माइनस 5 2, 6 माइनस 2 4। अब क्यू आर लिया है तो मैं पी एस लूँगा। तो पी एस इसको मैं कह देता हूँ रिजल्ट नंबर 3। अब पी एस लिया तो मैं लिखूंगा ओ एस माइनस ओ पी। अब ओ एस लिया, एस क्या 3 6 और पी है मेरे पास 1 2। ये बन गया 2,4। लें जी इसको मैं रिजल्ट नंबर 4 डिक्लेयर करता हूँ। अब मैं लिखता हूँ फ्रॉम 1 एंड 2। 1 एंड 2 से मुझे क्या मिला, P Q इक्वल है एस आर के। आगे मैं लिखूंगा फ्रॉम 3 एंड 4। 3 और 4 रिजल्ट मुझे क्या बता रहा है, Q R इज इक्वल टू पी एस। यहाँ पे मैं बड़ा खूबसूरत सी बात लिखूंगा, हेंस इट इज पैरेललोग्राम। ले जी बात खत्म होगी, हमने इसको प्रूव करके दे दिया बड़ी आसानी से कि ये क्या है, पैरेललोग्राम है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास फिर एक ट्राइंगल है और उसमें वो फिर कहता है कि इसको प्रूव करो कि इट इज़ आइसोस्केलेन ट्राइंगल। जैसे प्रीवियस हमने क्वेश्चन किया था, एज इट इज़ एक्स वाई जी लिया, हम यहाँ पे पहले एक्स वाई ले लेंगे, ठीक है, और उसके बाद वाई जी ले लेंगे और उसके बाद एक्स जी ले लेंगे। तीनों पॉइंट निकालने के बाद देन उसकी क्या करेंगे, तीनों की एक्स y की मैग्नीट्यूड ले लेंगे, फिर y z की मैग्नीट्यूड, फिर x z की मैग्नीट्यूड ले लेंगे। अब जब ये तीनों मैग्नीट्यूड हमारे पास आ जाएंगी, हम ये कहेंगे कि इसमें से दो साइडों की मैग्नीट्यूड सेम निकलेगी, तीसरे की नहीं निकलेगी, तो फिर हम उसे कह देंगे कि ये आइसोस्केलेन ट्रायंगल है। तो ये आपको कह रहा हूँ कि ये आप खुद करेंगे, आपको ये फ़ौरन आ जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने मैं रीड करता हूँ। अ बॉल इज प्रोजेक्टेड विद एन इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर v0, इनिशियल वेलोसिटी। The horizontal component is in the x direction। horizontal component किस तरफ है, x direction में। ये horizontal component आ गया 10 और vertical component आ गया 20। आगे वो बोल रहा है g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, वो है 0 माइनस 10 j। इसका मतलब क्या है, वो ऊपर की तरफ बाल जा रही है, तो इसलिए
इसकी जी की वैल्यू माइनस में, मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है एंड हॉरिजॉन्टल रेंज फाइंड करनी है। अब आपको मैं ये बताऊं कि ये जो मैक्सिमम हाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज और ये जो इस टाइम फाइंड करने के, जैसे यहाँ पे ना इसकी मिसाल आपको मैं देता हूँ। जैसे एक बैट्समैन है, उसने छक्का मारा, ठीक है, वो बॉल ऊपर भी जा रही है, एक्स एक्सिस में इस तरफ भी जा रही है, यानी कि वो एक्स एक्सिस में लीनियर एक्सेलरेशन भी कर रही है, वो फासला तय भी कर रही है और ऊपर भी जा रही है। तो उस तरह का ये क्वेश्चन है। उसी क्वेश्चन के बारे में वो ये क्या कह रहा है, मैक्सिमम हाइट, जैसे ये बॉल यहाँ से प्रोजेक्ट हुई है, ये ग्राउंड है सपोज कर लें, तो मैक्सिमम हाइट ये छक्का लगा और यहाँ तक ये गेंद गई है, या ये मैक्सिमम हाइट कहता है ये फाइंड करो। उसके साथ उसने क्या कहा है, हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज यानी कि ये एक्स एक्सिस में टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक ये हॉरिजॉन्टल रेंज एक्स एक्सिस में, तो ये कितनी हो गई। दो चीज़ें फाइंड करनी है क्वेश्चन की, आपको समझ आ गई। अब रहा मसला कि ये आपके लेवल में क्यों है, पहले वाली जो ओल्ड बुक है फिज़िक्स की फर्स्ट ईयर में, उसमें इसके फार्मूले मौजूद हैं, ठीक है। अभी मैं आपको इसका फार्मूला लिख के दे देता हूँ, आपने उनको याद कर लेना है। वो जो फार्मूले का प्रूफ है वो फिज़िक्स फर्स्ट ईयर की बुक में शामिल है, ठीक है, वो वाली जो ओल्ड सिलेबस है। अब न्यू सिलेबस का मुझे नहीं पता, ओल्ड सिलेबस में ये फार्मूले मौजूद हैं और इनका प्रूफ भी है। हमारा कंसर्न अभी प्रूफ नहीं है, हमारा कंसर्न ये दो चीज़ें फाइंड करना है, इसलिए हम जस्ट फार्मूलों को याद करेंगे, ठीक है जी। मैक्सिमम हाइट के लिए फार्मूला लिखना है वी वाई स्केयर, यानी कि वाई एक्सेस वाला कंपोनेंट उसका स्केयर ओवर 2g। वाई एक्सेस वाला कंपोनेंट क्या है मेरे पास 20 का स्केयर ओवर 2 मल्टीप्लाई बाई जी कितना है 10 है। अब 20 का स्केयर कितना होगा 20 मल्टीप्लाई बाई 20 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाई 10, एक ज़ीरो से ज़ीरो गई, बाकी बच गया जी 2 से 2 कट गया और ये बच गया 20 मीटर वो ऊपर जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हमने फाइंड करना है हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है जी, हॉरिजॉन्टल रेंज। अब रेंज का फार्मूला ये होता है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यानी कि वी एक्स मल्टीप्लाई बाई टाइम। अब मेरे पास इसमें टाइम तो गिवन नहीं है, तो टाइम का अलग से फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो टाइम इज इक्वल टू, टाइम का मेरे पास फार्मूला है 2 मल्टीप्लाई बाई वर्टिकल वेलोसिटी वी वाई ओवर जी, ये मेरे पास होता है। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 20 ओवर 10, एक ज़ीरो से ज़ीरो गई, बाकी कितना बन गया 4 सेकंड के लिए वो गेंद फ्लाई की है, ठीक है। अब उसका रेंज फाइंड कर लेते हैं। रेंज यानी कि वी एक्स एक्सिस की तरफ, ये रेंज उसने खुद ही बताया कि ये एक्स एक्सिस की तरफ है, तो ये बनेगा वी एक्स मल्टीप्लाई बाई टी। वी एक्स कितना है मेरे पास 10 है जो इधर गिवन है मुझे। अब टी से इसे मल्टीप्लाई करूँगा, टी है 4, तो ये कितना बन गया 40 मीटर वो लंबा जाएगा छक्का, 20 मीटर ऊपर गया, 40 मीटर एक्स एक्सिस की तरफ लंबा गया, 4 सेकंड उससे लगे। बात समझ आ गई है ये क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर बहुत ज़्यादा आसान है। इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 30J, फाइनल वेलोसिटी 30I। चेंज फाइंड करना, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल 30I माइनस 30J। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 11 में एयर स्पीड, वो जो जहाज़ है उसकी दी गई है एयर स्पीड, वो है 20I और क्रॉस विंड 50J दी हुई है। अब रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगी, इन दोनों को ऐड अप कर लें, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी
अब देखें पिछले क्वेश्चन में हमने किया था चेंज में माइनस करना था, रिजल्टेंट में ऐड है 20i प्लस 50j। अब इसकी फाइंड करनी है मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड हो गई 20 स्क्वायर प्लस 50 स्क्वायर होल स्क्वायर रूट, और ये हो गया 400, और ये बन गया जी अब इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो स्क्वायर रूट बनता है 53.85, ये यूनिट इसकी वेलोसिटी है। अब यहाँ पे साथ हम लिखेंगे यूनिट, क्यों बोला, क्योंकि उसने कोई हमें किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड नहीं दिया, इसलिए हम यहाँ पे यूनिट का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, जो भी होगा यूनिट वो रख लेगा, ठीक है। तो आप क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया, एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट हो गई। स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा मेथड अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम 7.1 एक्सरसाइज करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।